आज हम लोग पढ़ते हैं नदियों के बारे में पढ़ेंगे। भारत की प्रायद्वीपीय नदियां पढ़ेंगे। एक नंबर का क्वेश्चन आता है, अरब सागर में गिरने वाली नदियों के नाम बताइए। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट आता है, हम लोग बात करेंगे प्रायद्वीपीय नदियां। प्रायद्वीपीय नदियां जैसा कि आपको पता है, प्रायद्वीपीय नदियां वे नदियां होती हैं जो प्रायद्वीप से निकलती हैं। किससे निकलती हैं? प्रायद्वीप से। और इंग्लिश में प्रायद्वीप को बोलते हैं पेनिनसुलर। क्या बोलते हैं? पेनिनसुलर। प्रायद्वीप क्या होता है कि स्थल का वह भाग जो तीन तरफ से कम किससे घिरा हो? जल से घिरा हो। जैसे देखते हैं तो भारत का ये जो हिस्सा है, दक्षिण वाला भाग जो है, उसमें देखिए ये वाला हिस्सा देखिए अरब सागर से घिरा है, इधर भी जल है, इधर देखिए इधर भी जल है। बात करें हिंद महासागर की बात आ जाती है, इस तरफ बात करें तो बंगाल की खाड़ी हो जाता है। तो ये जो हिस्सा है जिसे दक्षिण का भाग बोलते हैं, तो ये तीन तरफ से किससे घिरा है? जल से घिरा है। इस वजह से इसे बोलते हैं प्रायद्वीप क्षेत्र। क्या बोलते हैं? प्रायद्वीप का क्षेत्र यानी पेनिनसुलर रीजन। यहां पर जो नदियां होती हैं वो या तो अरब सागर में जाके गिरेंगी या फिर बंगाल की खाड़ी में गिरेंगी। लेकिन आज हम लोग बात करने जा रहे हैं अभी अरब सागर में गिरने वाली प्रमुख नदियों के नाम के बारे में। तो जैसा कि अगर नाम हम बता दें नदी के बारे में, तो इसे बोलते हैं भादर, सतरंजी, साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती, मांडवी, जुआरी, शरावती, गंगावेली, पेरियार, भरतपुजा। और यहीं पे एक छोटी सी नदी है पंबा नदी। फिर से एक बार देख लेते हैं, भादर, सतरंजी, साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती, मांडवी, जुआरी, शरावती, गंगावेली, पेरियार, भरतपुजा और आखिरी में देखा जाए यहाँ पे एक नदी पंबा नदी है। अब ज्यादातर ये बात आती है, अरब सागर में जो भी नदियां गिरेंगी वो सब क्या बनाती हैं? एस्चुरी का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती हैं? एस्चुरी। एस्चुरी को हिंदी में बात करें तो ज्वारनद मुख कहते हैं। क्या कहते हैं? ज्वारनद मुख। अब जैसा कि पता है यहाँ पर क्या है, यहाँ से यहाँ तक की बात करें तो पश्चिमी घाट पाया जाता है। पश्चिमी घाट में पहाड़ है यहाँ पे, और यहाँ पे पहाड़ की बात करें तो इसका जो हिस्सा होता है, अगर हम पेनिनसुलर रीजन की बात करें तो उसका हिस्सा कुछ ऐसे है, यानी पूरब की तरफ ढाल है और पश्चिम की तरफ पहाड़ है। तो पहाड़ की इस तरफ से जो भी नदियां निकल पाती हैं उधर ढाल ज्यादा होता है। तो जब स्थल का भाग खारे जल से यानी अरब सागर से मिलता है, तो जो नदी का जल है वो पहाड़ पश्चिमी घाट की वजह से ढाल ज्यादा होने से उसका जो वेग होता है, स्थल वाले भाग के जल का वेग क्या होता है? अधिक होता है। उसका वेग अधिक होने से तो जब वो मुहाने पर मिलती हैं तो वो अपने साथ जो भी मलबा लाती हैं, वेग अधिक होने से वो अरब सागर में जाके मिल जाती हैं, जिससे वहां पर गहरा भाग प्राप्त होता है। नदी जब वहां पे समुद्र के पास मिलन करती है, यानी जब स्थल वाला जल खारे जल से मिलता है, तो वहां वेग अधिक होने से वो मलबा सीधे के सीधे ढह जाता है, उसी अरब सागर में गिर जाता है, जिससे वहां पर डेल्टा नहीं एस्चुरी यानी ज्वारनद मुख का निर्माण होता है। तो अरब सागर में अक्सर नदियां क्या बनाएंगी? ज्वारनद मुख यानी एस्चुरी बनाएंगी। कारण ये होगा कि ढाल तीव्र होने से जब ये मिलती हैं अरब सागर में, तो इनका वेग अधिक होने से क्या होता है, वो मलबा इकट्ठा नहीं हो पाता है, वो मलबा अरब सागर में जाके गिर जाता है, जिससे क्या होता है, यहाँ पर डेल्टा नहीं बल्कि एस्चुरी का निर्माण होता है, ज्वारनद मुख। प्रायद्वीप क्या होता है ये भी आपने समझ लिया कि स्थल का वह क्षेत्र जो कम से कम यानी एटलीस्ट तीन तरफ से किससे घिरा हो? जल से घिरा हो। जैसे आपको पता है इधर अगर बात करें ये भी प्रायद्वीप ही है, क्योंकि इधर देखिए पश्चिम में अरब सागर से, दक्षिण में हिंद महासागर से, और इधर पूरब में जाएंगे तो बंगाल की खाड़ी से क्या है? घिरा है। तो अगर ये तीन तरफ जल से घिरा है ये स्थल भाग, तो ये क्या कहलाएगा? प्रायद्वीप यानी पेनिनसुलर। कई बार ये क्वेश्चन आता है कि अरब सागर में गिरने वाली नदियों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में लगाइए, तो भी ये आपको मदद करेगा कि आपको क्रम से ऊपर से लेकर नीचे तक की नदियों के बारे में पता चल जाएगा। एक बार फिर से देखिए, भादर, सतरंजी, साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती, मांडवी, जुआरी, शरावती, गंगावेली, पेरियार, भरतपुजा। तो एक एक नदी के बारे में ये जानते हैं। भादर नदी अगर बात करें, भादर नदी कहां पर है तो आपको खुद दिख रहा है, ये है भादर नदी। तो आपको पता है ये गुजरात का क्षेत्र है। तो भादर नदी के बारे में बात करें तो भादर नदी गुजरात के राजकोट के निकलती है
और राजकोट से निकलकर कहाँ जाती है, अरब सागर में जाके गिर जाती है। तो भादर नदी अगर पूछे कहाँ से निकलती है, तो गुजरात के राजकोट से, किस राज्य के, गुजरात राज्य के राजकोट जिले से निकलती है और कहाँ पे जाके गिरती है, अरब सागर में आके मिल जाती है। सतरंजी नदी के बारे में बात करें अगर, तो ये क्या होता है, ये भी देखिए सतरंजी नदी ये कहाँ है, ये भी गुजरात में ही है। सतरंजी नदी का बात करें गुजरात में अमरेली जिला है, कौन सा जिला है, अमरेली। और ये कहाँ के गिरती है, खंबात की खाड़ी, क्योंकि ये रीजन आपको पता है, ये रीजन जो है ये खंबात की खाड़ी कहलाता है। तो अमरेली जिला है गुजरात में, वहां से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। तो भादर नदी राजकोट से निकली, सतरंजी नदी अमरेली से, और ये दो के दोनों कहाँ पे हैं, ये दो के दोनों कहाँ हैं, गुजरात, किस राज्य में है, गुजरात राज्य में है। नेक्स्ट बात करते हैं साबरमती। तो साबरमती के बारे में बात करें तो ये एक्चुअली निकलती कहाँ से है, इसको ध्यान देते हैं, बड़ी फेमस है क्योंकि गांधी जी ने भी इस नदी का क्या किया है, जिक्र किया है, और इसी नदी के किनारे साबरमती आश्रम भी बना हुआ है। तो अगर बात करें ये कहाँ से, तो इसके लिए मुझे कहाँ चलना पड़ेगा, राजस्थान। अब देखिए राजस्थान कहाँ है, तो गुजरात के ऊपर वाले हिस्से जाएंगे तो राजस्थान है, और राजस्थान में आप देखेंगे तो ऐसे शेप में, इस शेप में यानी ऐसे शेप में एक पहाड़ है जिसको बोलते हैं अरावली पहाड़ियां, यानी अरावली की श्रेणियां। तो अरावली पहाड़ी की बात करें तो उदयपुर जगह है राजस्थान में, उदयपुर जिला है। तो राजस्थान के उदयपुर जिले के निकट अरावली पर्वत से निकलती है साबरमती नदी। कहां से निकलती है, उदयपुर जिले, राजस्थान के उदयपुर जिले के निकट अरावली पर्वत से निकलते हुए गुजरात में आती है, ये देखिए गुजरात में, और गुजरात के बाद ये सीधे कहां आती है, खंबात की खाड़ी में आती है। तो साबरमती पता चल गया। साबरमती बात करें तो कहाँ आएगा, राजस्थान में जाना पड़ेगा मुझे, राजस्थान वहां पे है। राजस्थान में जाएंगे तो ऐसे करके शेप में पहाड़ी है अरावली की पहाड़ियां। अरावली की पहाड़ी से उदयपुर जिले से अगर बात करें साबरमती नदी निकलती है, अरावली से उदयपुर से आते हुए निकल के फिर कहाँ आती, गुजरात में आती, गुजरात में आने के बाद कहाँ मिलती है, खंबात की खाड़ी में आके गिर जाती है। उसके बारे में बात करें माही नदी, तो माही नदी देखिए वेरी इंपॉर्टेंट भी, ये भी इंपॉर्टेंट नदी है। तो माही नदी बात करें तो ये एमपी यानी मध्य प्रदेश, अब यहाँ पे एरिया देखेंगे तो मध्य प्रदेश का आता है। तो यहाँ पर विंध्याचल की श्रेणियां हैं, ऐसे देखेंगे तो विंध्याचल की श्रेणियां पड़ती हैं। तो विंध्याचल पर्वत है, तो विंध्याचल पर्वत पे अगर देखा जाए तो वहां पड़ता है धार जिला। कौन सा जिला पड़ता है, धार जिला। तो अगर बात करें माही नदी के बारे में, तो माही नदी मध्य प्रदेश से, मध्य प्रदेश में एक जिला है धार जिला, और सबको पता है नदियां अक्सर पहाड़ और पर्वत या श्रेणी यहां से निकलती है ऊंचाई पर से। तो विंध्याचल पर्वत है, विंध्याचल पर्वत से ये निकलती है माही नदी, और इसका प्रवाह स्थल बात करें तो राजस्थान है और गुजरात है। राजस्थान और गुजरात से होते हुए ये क्या करती है, इसका प्रवाह स्थल राजस्थान में भी है, गुजरात में भी है, और ये फिर आके खंबात की खाड़ी में गिर जाती है माही नदी। सहायक नदी बात करें, माही की सहायक नदी, कई बार पेपर में आता है माही की सहायक नदी का नाम बताएं, तो सोम एवं जाखम, सोम एवं जाखम, कौन किसकी सहायक नदी है, सोम एवं जाखम, माही की। माही नदी कहां से निकलती है, हमें पता है धार जिला, मध्य प्रदेश में धार जिला पड़ता है विंध्याचल पर्वत से। प्रवाह स्थल की बात करें इसके प्रवाह के, तो राजस्थान गुजरात से होते खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। सहायक नदी सोम एवं जाखम। इसके बाद आते हैं नर्मदा नदी के बारे में। अब देखिए नर्मदा नदी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी है। नर्मदा नदी एक ऐसी नदी है जो भ्रंश घाटी में बहती है। अब भ्रंश घाटी क्या होता है, अब जैसे देखिए अगर ये मेरे पास दो, मान लीजिए पहाड़ है, ठीक, दो पहाड़ है, इसके बीच में कोई नदी अगर बह रही है, तो दो पहाड़ों के बीच में अगर कोई नदी बहे, दो पहाड़ की श्रेणियों के बीच कोई नदी बहती है, तो इसे भ्रंश घाटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भ्रंश घाटी। तो एक हिसाब से घाटी मतलब वैली हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, एक हिसाब से दो ऊंचे चीजों के बीच में ऐसे जब कोई नदी प्रवाहित हो रही है तो उसे भ्रंश घाटी बोलते हैं। नर्मदा नदी भी एक क्या है, ऐसी ही नदी है। अब देखिए तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि अब ये देखिए कहां से निकलता है, तो ये मैकाल पर्वत से निकलता है। कहां से निकलता है नर्मदा नदी, मैकाल पर्वत से निकलता है, अमरकंटक की चोटी से। मैकाल पर्वत पर अमरकंटक की चोटियां हैं, वहां से निकलता है। प्रवाह है मध्य प्रदेश से, अब मध्य प्रदेश में ही पड़ती है अमरकंटक, ठीक। तो आपको पता है मैकाल पर्वत से अमरकंटक की चोटी से ये नदी निकलती है, और प्रवाह इसका मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जल, यानी लगभग बात करें तो
80 के अबव 80% से अधिक जल अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश पे ही रहता है। इसका मध्य प्रदेश में प्रवाह है, उसके बाद गुजरात में है, उसके बाद महाराष्ट्र में है। विंध्याचल पर्वतमाला और सतपुड़ा पर्वतमाला, जैसा कि आपको पता है ये भ्रंश नदी है, तो भ्रंश घाटी नदी है, तो ये क्या करेगा, दो पहाड़ियों के बीच में क्या करेगा, प्रवाह करेगा। और आपको पता है ये अरब सागर में गिरा तो सब पश्चिम की तरफ ये नदियां आएंगी, ठीक है। तो विंध्याचल पर्वतमाला और सतपुड़ा पर्वतमाला के बीच में भ्रंश घाटी है, और सबसे बड़ी नदी एक हिसाब से कही जाती है कि अरब सागर में गिरने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो नर्मदा नदी है, और भ्रंश घाटी भी बनाती है। और कहाँ गिरती है, खंभात की खाड़ी में। तो नर्मदा नदी के बारे में पता चल गया। फिर से समझिए, नर्मदा नदी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपरों में पूछा गया है। कहाँ से निकल रही है, मैकाल पर्वत पर अमरकंटक की चोटियां हैं मध्य प्रदेश में, और ऐसे है ये मैकाल पर्वत अमरकंटक की चोटी से निकल रही है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जल प्रवाह, फिर उसका गुजरात, उसका महाराष्ट्र, 3 जगह छोड़ती हुए जल अपना। और विंध्याचल पर्वतमाला और सतपुड़ा पर्वतमाला के बीच से बहती है नदी। विंध्याचल पर्वतमाला और सतपुड़ा पर्वतमाला के बीच से बहती है, इस वजह से इसे भ्रंश घाटी कहते हैं। और सबसे बड़ी नदी है भ्रंश घाटी के हिसाब से, और खंभात की खाड़ी में इसका जल गिरता है। उसके बाद बात आती है तापी नदी के बारे में। तापी नदी देखिए कहाँ पे है, यहाँ पे है तापी नदी। तापी नदी के बारे में बात करते हैं हम लोग, तो तापी देखिए कहाँ से निकलती, मध्य प्रदेश से भी निकलती है। मध्य प्रदेश में पड़ता है बैतूला जिला, मध्य प्रदेश में क्या पड़ता है, बैतूला जिला पड़ता है। और वहां पे मुल्लाई नामक स्थान है, बैतूला जिला में मुल्लाई नामक स्थान है, जहां से कौन सी नदी निकलती है, तापी नदी। ये भी भ्रंश घाटी की नदी है। तो इसका मतलब ये भी 2 पहाड़ियों के बीच से निकलेगी। तो कौन कौन सी होंगी, अब जैसे विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में कौन है, नर्मदा। उसके नीचे अब देखिए, ये अगर ये विंध्याचल ये सतपुड़ा है तो बीच से कौन आ रही, नर्मदा। तो ये सतपुड़ा है, तो सतपुड़ा के नीचे पड़ता है अजंता की पहाड़ी। किसकी पहाड़ी पड़ता है, अजंता। तो सतपुड़ा और अजंता पहाड़ी के बीच से निकलती है तापी नदी। तो ये भी 2 पहाड़ियों के बीच से निकल, अब देखिए अगर देखा जाए तो ऐसे है, तो अगर एक हिसाब से देखा जाए तो इस हिसाब से देख लेते हैं ऐसे। तो ये हो गई विंध्याचल, ये हो गया सतपुड़ा, और ये हो गया अजंता। इसके बीच में जो नदी बहेगी वो नर्मदा होगी, और इसके इन दोनों के बीच में जो नदी बहेगी वो होगी हमारी तापी। तो इसका मतलब ये है, अगर आपका क्या है, ये हमारी अगर बात करें विंध्याचल, ये सतपुड़ा, तो और ये कौन सी हो जाएगी, अजंता। तो इसका मतलब अजंता की पहाड़ी हो गई। प्रवाह इसका बात करें तो महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश और गुजरात, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा जल प्रवाह है। खंभात की खाड़ी में एस्चुरी बनाती है, जैसा कि आपको पता है एस्चुरी यानी ज्वारनद मुख। अरब सागर में अक्सर एस्चुरी ही बनता है, ज्वारनद मुख ही बनता है, क्योंकि नदी का जब नदी के जल स्थल वाला पानी किससे मिलता है, खारे पानी से मिलता है। उस समय इस स्थल वाले पानी का वेग क्या होता है, अधिक होता है। इससे मलबा लेके वो सीधे उसी में अरब सागर में समा जाता है, और वहां पे मुहाने पर क्या बन जाता है, गड्ढे का रूप हो जाता है। इसे ही हम बोलते हैं ज्वारनद मुख। अगली नदी जो है हमारी, ठीक है, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं 7वीं, मांडवी। अगर देखा जाए तो अब मांडवी नदी के बारे में बात करें तो मांडवी नदी अगर देखा जाए कहां से निकलती है, कर्नाटक राज्य से। कहां से निकलती है, कर्नाटक राज्य से निकलती है। और ये भीमघाट झरने की बात करें अगर, भीमघाट झरने में से निकलती है, और ये कहां जाती है, गोवा। और गोवा से फिर कहां जाती है, अरब सागर में। तो यानी मांडवी कर्नाटक राज्य में है, भीमघाट झरने से निकलती है, और गोवा में होते हुए कहां चली जाती है, ये फिर अरब सागर में समाहित हो जाती है, मिल जाती है। अगली नदी है जुआरी। जुआरी नदी जो है वो गोवा की है। कहाँ की है, गोवा की। तो अब यहाँ पर जैसा कि पता है कि अगर ये मैंने पहले ही बता रखा है, इधर क्या है, पश्चिमी घाट है। पश्चिमी घाट की बात करें तो पश्चिमी घाट कुछ ऐसे होंगे, यानी कि कुल मिला के पश्चिमी घाट कैसा होगा, ऐसे। यानी कि अगर बात करें इधर की तरफ देखें तो ये ऐसे, तो इधर की तरफ उठा ज्यादा होगा, इधर किस तरफ कम, पहाड़ की ऊंचाई इधर ज्यादा होती है, इधर कम होती चली जाती है ऊपर की तरफ। तो इस वजह से देखिए केरला वगैरह में हर समय बहुत ज्यादा बारिश होती है। ऊपर जाते जाएंगे तो कंसुबाई ये सब के पास बारिश ऊपर क्या होती है, घटती जाती है। पहाड़ की ऊंचाई दक्षिण की तरफ पश्चिमी घाट की बढ़ती जाएगी, और उत्तर जैसे बढ़ते जाएंगे बढ़ती जाएगी, और उत्तर बढ़ते जाएंगे पहाड़ की ऊंचाई घटती जाएगी। बारिश के बारे में बात करें तो जब पहाड़ की ऊंचाई बढ़ती जाती है तो वहां बारिश ज्यादा होती है, और जब पहाड़ की ऊंचाई घटती जाएगी
तो वहां बारिश क्या होती है, कम होती है। तो इसका मतलब दक्षिण से उत्तर की तरफ जाने पर वर्षा क्या हो जाती है, कम होती रहती है, वर्षा की मात्रा कम होती जाती है। क्यों? क्योंकि पहाड़ की ऊंचाई कम होती जाती है। अब बात कर रहे थे ज्वारी, तो ज्वारी गोवा राज्य में है, और जैसा कि पश्चिमी घाट है, पहाड़ वो भी है, तो वहीं से ये नदी निकलती है, और ये गोवा की सबसे लंबी नदी है। यानी वहां पश्चिमी घाट से निकलकर सीधे अरब सागर में मिल जाती है, और ये गोवा की सबसे लंबी नदी है। तो गोवा की सबसे लंबी नदी भी पूछा जाए तो कौन सी है, ज्वारी है। अगली नदी है शरावती नदी। कौन सी नदी, शरावती नदी। अब शरावती नदी की बात करें तो ये कर्नाटक राज्य में है। कहां से निकलती, कर्नाटक राज्य में है। कर्नाटक राज्य में भी पश्चिमी घाट की बात करें, कर्नाटक राज्य में अगर देखिए यहाँ पे कर्नाटक राज्य आएगा लगभग, तो कर्नाटक राज्य के बारे में बात करें तो पश्चिमी घाट पड़ेगा यहाँ पर, और इस पश्चिमी घाट से जगह पे अम्बु तीर्थ है। क्या है, अम्बु तीर्थ। तो पश्चिमी घाट पे अम्बु तीर्थ है। अम्बु तीर्थ कहां पड़ता है, कर्नाटक में। तो ये क्या करता है, अम्बु तीर्थ से निकलकर, पश्चिमी घाट के अम्बु तीर्थ से निकलकर कर्नाटक राज्य में बहते हुए कहां चली जाती है, अरब सागर में जाके मिल जाती है। और इसी नदी पर जोग जलप्रपात है। कई बार पूछा गया जोग जलप्रपात किस नदी पर है, तो जोग जलप्रपात किस नदी पर है, शरावती नदी पर। अगली नदी है गंगावेले। गंगावेले भी कर्नाटक की है, और ये भी पश्चिमी घाट से निकलते हुए कर्नाटक होते हुए सीधे अरब सागर में चली जाती है। तो गंगावेले नदी कहां से निकलती है, कर्नाटक राज्य में बहती है, और ये कर्नाटक में पश्चिमी घाट से निकलकर कर्नाटक होते हुए अरब सागर में। अगली नदी है पेरियार। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नदी है, पेरियार नदी। ये अन्नामलाई, पश्चिमी घाट के अन्नामलाई पहाड़ियां हैं, अन्नामलाई की पहाड़ियां से निकलती है, और ये केरल राज्य से होते हुए कहां चली जाती है, अरब सागर में। ये बात करें तो दूसरे नंबर की, यानी केरल की दूसरे नंबर की सबसे लंबी नदी है। कौन सी, पेरियार। तो केरल की दूसरे नंबर की सबसे लंबी नदी कौन होगी, पेरियार नदी होगी। कहां से निकलती है, अन्नामलाई की पहाड़ी से निकलते हुए केरल से होते हुए अरब सागर में जाके गिर जाती है। इस पेरियार नदी को केरल की जीवन रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, पेरियार नदी को केरल की जीवन रेखा कहते हैं, क्योंकि केरल में इस नदी से काफी ज्यादा जल का क्या होता है, उपयोग होता है। इस वजह से इसे क्या कहते हैं, केरल की जीवन रेखा कहते हैं। और मुल्ले पेरियार डैम भी यहीं बना है, कई बार विवादों का कारण भी बन जाता है केरल और तमिलनाडु के बीच में। तो प्रवाह की बात करें तो केरल और तमिलनाडु का है, ठीक, तमिलनाडु के बीच में, तमिलनाडु के साथ होता है प्रवाह। कहां होता है, केरल और तमिलनाडु। तो मुल्ले पेरियार डैम भी यही नदी पर बना हुआ है। अगला है, अगली बात करें तो भरत पूजा। कौन सी है, भरत पूजा। अब भरत पूजा नदी भी बात करें, ये कहां से निकलती है, ये केरल में अन्नामलाई, ये भी अन्नामलाई की पहाड़ी से निकलती है भरत पूजा। भरत पूजा का अन्य नाम बात करें तो पोन्नानी नदी है। कौन सी नदी है, पोन्नानी। तो पोन्नानी भी भरत पूजा और पोन्नानी एक ही नदियां हैं। ये अन्नामलाई से निकलती हैं, अन्नामलाई की पहाड़ी से निकलती हैं। और ये बात करें तो केरल की सबसे लंबी नदी है। किसकी नदी, कहाँ की है सबसे लंबी नदी, केरल की। और इसके प्रवाह की बात करें तो केरल और तमिलनाडु में होता है। तो आपने देखा भरत पूजा के बारे में देखा, भरत पूजा भी अन्नामलाई से निकल रही है, पेरियार भी अन्नामलाई से निकल रहा है। पेरियार नदी जो है वो केरल की दूसरे नंबर की सबसे लंबी नदी है। उसके बाद भरत पूजा केरल की सबसे लंबी नदी है एक हिसाब से, ठीक है। तो इसे पोन्नानी नदी भी कहते हैं। और ऐसे पंबा नदी है जो केरल में बहती है, कई बार एक नंबर का क्वेश्चन पूछा था पंबा नदी, तो ये केरल की है, वेम्बनाथ झील में जाकर क्या कर जाती है, गिर जाती है। ये पंबा नदी केरल की नदी है जो वेम्बनाथ झील में गिरती है। इस प्रकार से आपने कुल मिला के 13 नदियों के नाम जान लिए जो अरब सागर में जाके गिरती है। फिर से मैं बता रहा हूं, मैंने क्या बताया, प्रायद्वीप के बारे में बताया, पेनिनसुलर। प्रायद्वीप यानी पेनिनसुलर दक्षिण वाला भाग जो हमारे भारत का है वो कैसा है, ट्रायंगुलर शेप में है, यानी त्रिभुज के आकार का है, तिकोने के टाइप के ऐसे है एक हिसाब से। तो इसमें क्या होता है, वह क्षेत्र, वह स्थल क्षेत्र जो 3 तरफ से अगर जल से घिरा है तो उसे प्रायद्वीप कहते हैं, यानी पेनिनसुलर कहते हैं। जैसा कि मैंने बताया पश्चिम में क्या है, अरब सागर है। अरब सागर में जो भी नदियां गिरेंगी वो ज्यादातर एस्चुरी यानी ज्वारनद मुख का निर्माण करती है। कारण जो भी नदियां अरब सागर में जाके मिलेंगी उनके जल का वेग अधिक होना, इस वजह से डेल्टा नहीं बल्कि ज्वारनद मुख, मुहाने पर गड्ढा प्राप्त होता है। क्यों, क्योंकि नदियां जो भी मलबल आती हैं उसका ढाल अधिक होने से उनको स्पेस नहीं मिल पाता ताकि वो डेल्टा का निर्माण कर पाए।
एक हिसाब से एस्चुरी भी ट्रायंगुलर शेप होता है, बड़ा छोटा सा भाग होता है, लेकिन वो ज्वारनदमुख वहाँ गड्ढे जैसा शेप बन जाता है, क्यों सारे के सारे मलबे उसे अरब सागर में जाके मिल जाते हैं। ठीक है, ढाल अधिक होने से उससे वेग अधिक होगा, जिससे वो डेल्टा नहीं बना पाती हैं अरब सागर में। और यही चीज कहाँ पे होगा, उल्टा बंगाल की खाड़ी की तरफ जब जाएंगे तो मैंने बताया था ऐसा शेप हो जाता है, तो धीरे धीरे नदियां जब जाती हैं तो वहां ढाल कम होता जाता है, जिससे उनका स्पीड कम हो जाता है, यानी वेग कम हो जाएगा। तो वहां पर क्या होगा, बंगाल की खाड़ी में अक्सर नदियां क्या बनाएंगी, डेल्टा का निर्माण करेंगे। डेल्टा मतलब त्रिभुजाकार शेप। मलबा धीरे धीरे वहीं पे इकट्ठा होता जाएगा मुहानों पे, यानी कि नदी के, और जहां पे मिलन होगा नदी का सागर से। तो अरब सागर में एस्चुरी यानी ज्वारनदमुख, बंगाल की खाड़ी में डेल्टा। प्रायद्वीप क्यों कहते हैं, पेनिनसुलर भाग क्यों कहते हैं, ये मैंने बता दिया। कई बार प्रश्न आता है उत्तर से दक्षिण में नदियों के नाम लगाएं, जुआरी, मांडवी, शरावती, गंगा, बेली, पेरिया, आगे पीछे दे देगा, उसको आपको क्या करना रहेगा, क्रम से लगाना रहेगा, उत्तर से दक्षिण में आप लगा सकते हो। तो आप देखिए भादर सतरंजी, याद रखिए भादर सतरंजी आपको गुजरात में रखना है। ऊपर से चले साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती, तो आपको पता चल गया साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती। उसके बाद मांडवी, जुआरी, शरावती, गंगावेली, पेरियार, भरतपुजा और पंबा। इस प्रकार से आपको अरब सागर में वो नदियां जो प्रायद्वीप की हैं, जो प्रायद्वीप का मतलब ये, इसमें कोई जरूरी नहीं है हमेशा पानी रहे, इसमें जब भी वर्षा ऋतु आती है इस नदियों का पानी बढ़ जाता है। ग्रीष्म ऋतु में ये नदियां सूख भी जाती हैं और सूख भी सकती हैं, क्यों, क्योंकि ये सदा नीरा नहीं है। ठीक है, ये प्रायद्वीपीय नदियां हैं। तो इस हिसाब से आपने देखा कि अरब सागर में गिरने वाली नदियां कौन कौन सी हैं, और उनको क्रम से भी लगाना होगा, आप लगा सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर द डे।